only students zone. Please like, subscribe and share. स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत से संबंधित कुछ प्रश्न, जिसमें आज हम दोस्तों करने वाले हैं सैयद वंश एवं लोदी वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर हम सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश का जो शासनकाल था वो 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों वो है कि सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें सैयद वंश की तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? खिज्र खां द्वारा। दोस्तों खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा था। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि खिज्र खां किसका सेनापति था। तो दोस्तों खिज्र खां जो था वो तैमूर लंग का सेनापति था। किसका था दोस्तों? तैमूर लंग का सेनापति। दोस्तों भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। दोस्तों खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वो है कि यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। दोस्तों मुबारक शाह जो था वो खिज्र खां के बाद आने वाला शासक था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। तो दोस्तों सैयद वंश का जो अंतिम सुल्तान था वो था अलाउद्दीन आलम शाह। कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन आलम शाह। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अगर हम बात करें सैयद वंश की तो सैयद वंश का जो शासनकाल था करीब 37 वर्षों तक रहा था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों लोदी वंश से संबंधित। दोस्तों अगर हम लोदी वंश की बात करें तो लोदी वंश का शासनकाल 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों लोदी वंश की संस्थापक की अगर बात करें तो वो था बहलोल लोदी। कौन था दोस्तों? बहलोल लोदी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है। किसे जाता है दोस्तों? बहलोल लोदी। दोस्तों बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का भी प्रचलन करवाया। इसके बाद वह अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वो है कि 1504 में किसने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो दोस्तों 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। किसने की थी दोस्तों? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था। तो दोस्तों गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला जो सुल्तान था उसका नाम था सिकंदर लोदी। कौन था दोस्तों? सिकंदर लोदी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमि के लिए मापन का प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था। तो दोस्तों गजे सिकंदरी का प्रचलन जो किया था वो किया था सिकंदर लोदी ने। किसने दोस्तों? सिकंदर लोदी ने। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने मुसलमानों को तजिया निकालने, पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है सिकंदर लोदी।
सिकंदर लोदी ने दोस्तों मुसलमानों को तजिया निकालने एवं पीरों तथा मज़ारों पर जाने से मना कर दिया था, जिसमें मुसलमान स्त्री शामिल थी। दोस्तों इसने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को भी तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। दोस्तों अगर हम बात करें सिकंदर लोदी की, तो सिकंदर लोदी की जो मृत्यु हो गई थी वो 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण हो गई थी और इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा था। दोस्तों 21 अप्रैल नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी। तो दोस्तों पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में। किसके बीच में दोस्तों? इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है वो मारा गया था और बाबर जीत गया था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने भेजा था। तो दोस्तों बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आलम खां ने निमंत्रण भेजा था, जो पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां, ये दोनों ही ने उसको निमंत्रण भेजा था। दोस्तों अगर हम बात करें सिकंदर लोदी की, तो मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। दोस्तों चलते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोले फेंकने वाले मशीन को क्या कहा जाता था। दोस्तों सल्तनत काल में बारूद के सहारे गोले फेंकने वाले मशीन को मांगलिक तथा अरार्द कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? मांगलिक तथा अरार्द कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों इक्ता प्रथा की जो शुरुआत की थी वो की थी फिरोज तुगलक ने। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था और सबसे पहले इसको चलाया किसने था? तो वो चलाया गया था दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इसको ख़त्म कर दिया और फिर से इक्ता प्रथा फिरोज तुगलक ने शुरुआत करी थी इसकी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सल्तनत काल में अच्छे किस्म के घोड़े कहाँ से मंगवाए जाते थे। तो दोस्तों सल्तनत काल में अच्छे किस्म के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगवाए जाते थे और हाथी मुख्यतः दोस्तों बंगाल से मंगाए जाते थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सल्तनत कालीन कानून किस पर आधारित था। तो सल्तनत कालीन कानून जो था दोस्तों वो शरीयत, कुरान एवं हदीस पर, हदीस, इजमा एवं कयास, ये सभी चीज़ों पे आधारित था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्णतः केंद्र के अंदर आने वाले भूमि को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों पूर्णतः केंद्र के अंदर आने वाले भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों? खालसा भूमि कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सल्तनत काल में प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था। तो दोस्तों सल्तनत काल में जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो था देवल। ये एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। दोस्तों अगर हम बात करें कुछ करों की, तो मुसलमानों से लिए जाने वाला कर को उस्र कहा जाता था, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले कर को खराज, मुसलमान एवं धार्मिक कर जकात, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर जजिया। तो ये महत्वपूर्ण कर था उस टाइम पे। उसके अलावा दोस्तों अगर हम सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था की बात करें तो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रवाहहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व चरमोकर्ष पर था लोदी वंश के शासनकाल में दोस्तों। और सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों एवं अन्य रईसों को बुलाता था।
बार ए आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग यहाँ पर पूरा करता था। दोस्तों कुछ मंत्री एवं उससे संबंधित जो विभाग थे उसके बारे में जान लीजिए कि वजीर जो होता था वो उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। इसे राजस्व विभाग का प्रमुख कहा जाता था। मुशरीफ ए मुबालिक महालेखाकार प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा करता था। ये मजमूदार जो होता था दोस्तों उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। ये खजीन कोषाध्यक्ष आरिज ए मुबालिक दीवान अर्ज तथा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बरीद ए मुबालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान ए खैरात दान विभाग, दीवान ए बंदगान दास विभाग, दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग, दीवान ए मुस्तखराज दोस्तों विभाग और किसने बनाए थे? दीवान ए मुस्तखराज जो था अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया दोस्तों। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दीवान ए अर्ज बलबन ने बनाया था। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक और दीवान ए इस्तिहाक ये भी फिरोज शाह तुगलक नहीं बनाया दोस्तों। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज के दोस्तों। यदि आपको प्रश्न हमारे वीडियो अच्छे लगे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।